जय गुरु जी। शिखर आईएएस एकेडमी गाज़ियाबाद से मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, जो कि मेरा पेन नेम है लिखने का, वीडियो बनाने का, साहित्यिक रचनाएं करने का, जिस क्षेत्र में 1981 से एक्टिव हूँ। मैं डॉक्टर पीके दीक्षित हूँ। आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि मैं 4 बार पीसीएस में जो सिलेक्ट हुआ, बड़ी ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर, गुरुओं का आशीर्वाद। 1981, 1982, 1983 यूपी पीसीएस, 1982 एमपी पीसीएस। आईएएस की उम्र नहीं थी मेरी, 26 साल मैक्सिमम होती थी, 26 ईयर्स, सो दैट आई कुड नॉट अपीयर। पहली बार में सिलेक्ट हुआ, मन बनाया, बिल्कुल मन नहीं था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहते हुए नहीं कभी किया, सोचा भी नहीं। साथ के सारे लोग बैठते थे एग्जाम्स में, मैं कहता था पागल हैं सब, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं केवल घूसखोरी करने के लिए और कुछ नहीं। मुझे नहीं जाना है। मैं टीचिंग तलाश रहा था और टीचिंग मुझे मिल गई। एक भी दिन में बेरोजगार नहीं रहा, ये भी बड़ी ईश्वर कृपा है। एक भी दिन अनएम्प्लॉयड नहीं रहा। एमएससी कंप्लीट हुआ, पीएचडी शुरू कर दिया डीफिल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। जेआरएफ मिला, जूनियर रिसर्च फेलोशिप सीएसआईआर की। उसके बाद पीडीएफ मिला, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप मिली, डॉक्टरेट कंप्लीट हो गया। इसी बीच में जॉब लग गया जनता डिग्री कॉलेज अजीतमल में, इटावा में है। 2.5 साल के लिए था केवल। फिर अगला 2.5 साल का जनता कॉलेज बकेवर में, डिग्री कॉलेज में, जहाँ का मैं प्रोडक्ट हूँ। बीएससी मैंने वहीं से किया हुआ है, पीसीएम से। वहाँ मुझे जॉब मिल गया, वो भी 2.5 साल के लिए था। दैट वाज ए कॉसिप स्कीम, कॉलेज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम हुआ करता था, जिसमें कि जो टीचर्स पढ़ा रहे होते थे, जो प्रोफेसर्स थे, उन्हें पीएचडी करना अनिवार्य था। जब तक वो पीएचडी करेंगे 3 साल में, तब तक उनकी जगह पर कोई अपॉइंट किया जाना था। सो दैट आई वॉज अपॉइंटेड एट 2 लीव वैकेंसीज। दैट वाज ए कॉन्ट्रैक्ट, कि तब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट है खाली। फुल पे स्केल मिलता था। आजकल के कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं है, मैनेजमेंट चीट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दोनों कॉलेजेस बहुत शानदार कॉलेज हैं, वहाँ कोई बेईमानी, कोई ऐसी बदमाशियाँ नहीं होती हैं। पूरी तनख्वाहें मिलती हैं और पूरी तरह सपोर्ट करते हैं वो लोग। तो खैर, ये तो अपना कॉलेज था जिसमें मैं पढ़ा था, उसी में पढ़ाने को 10 साल बाद मिला। दैट वॉज ए मार्वलस अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड आई वॉज एंजॉइंग। बट कोई गुंजाइश नहीं थी कि मैं कंटिन्यू कर पाता। अल्टीमेटली मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, शिवसेवक तिवारी जी मेरे प्रिंसिपल थे, जिन्होंने मुझे फिजिक्स भी पढ़ाई थी और जो मेरे गुरु भी थे, और फिर मेरे प्रिंसिपल थे, मैं वहाँ पढ़ा रहा था, प्रोफेसर था मैं वहाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो प्रमोद, यहाँ के सभी लोग जितने भी टॉपर्स हैं इस कॉलेज के, सब आईएएस पीसीएस बन गए हैं। उस कॉलेज में पूरी लिस्ट प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर लगी हुई है। 1973 में कोई भी मेरा नाम देख सकता है, प्रमोद कुमार दीक्षित लिखा हुआ। तो उन्होंने कहा, तुम ही अकेले ऐसे हो जो नाक कटवा रहे हो हमारी, पीसीएस में क्यों नहीं बैठते। डॉक्टर पुरी थे अजीतमल डिग्री कॉलेज के, उन्होंने मुझसे कहा, पीसीएस कौन सा कठिन काम है, बैठो भाई इसमें, देखो ये पेपर है मेरे पास, मेरा भतीजा बैठा था, उसने एग्ज़ाम दिया था, ये पेपर है, तुम क्या नहीं कर सकते इसमें। मुझसे बड़े थे उम्र में, पुरी साहब जो हैं फिजिक्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने, सच बात यह है कि बहुत बड़ा योगदान उनका है कि उन्होंने जब पेपर मुझे दिखाए तो मैंने कहा ये तो मैं अभी कर लूँगा। जीएस नहीं आती मुझे बिल्कुल, ना मुझे इकोनॉमिक्स आता था, ना हिस्ट्री आती थी, ना ज्योग्राफी आती थी, ये सब नहीं आता था। बेसिक नॉलेज पूरी तरह थी मेरे पास, क्योंकि आखिरकार 8वां पास तो करके आया ही था, 8th क्लास तक तो सारे सब्जेक्ट थे। तो मुझे बेसिक्स क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी भी, ना आज मेरे स्टूडेंट को पड़ती है कभी भी। मेरे स्टूडेंट जो यहाँ शिखर आईएएस एकेडमी में पढ़ते हैं, उनको एनसीईआरटी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, और धड़ल्ले से झंडा गाड़ते हैं, पूरी तरह सफल होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे इस समय ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे जीएस के, बट सब्जेक्ट केमिस्ट्री मुझे समझ में आ रहा है। केमिस्ट्री मैंने सोचा था ऑप्शन लेने के, 4 ऑप्शनल होते थे, मैथ्स कंपलसरी था। तो 4 ऑप्शनल मैंने सोचा कि हिस्ट्री 1, हिस्ट्री 2, वर्ल्ड हिस्ट्री और केमिस्ट्री में लूँगा। थोड़ा सा चेंज करके मैंने लिया, अल्टीमेटली कल्चर लिया मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री की जगह। कल्चर एक अलग सब्जेक्ट होता था। ये सब्जेक्ट लेके मैं पीसीएस में बैठ गया। मुझे लगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी। अब पहला काम मैंने किया, SBBNR फार्मूला, सिलेबस पूरा पढ़ा मैंने। अखबार में ऐड आया, उसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ था, मैंने फुल सिलेबस पढ़ा। इसके बाद सिलेबस उठाया, इटावा में पहुंचा। राम प्रसाद एंड सन्स की शायद दुकान थी जिसमें किताबें मिलती थी, एक ही दुकान थी लगभग। उनसे मैंने कहा कि ये बुक्स मुझे चाहिए पीसीएस के लिए। उन्होंने दिखाई तमाम, हमने कहा ये नहीं, ये तो गाइड बुक्स है, मुझे टेक्स्ट बुक्स चाहिए। कुछ उन्होंने मुझे दी,
वहाँ से ख़रीदी। फिर मैं मेरठ गया, लॉयल बुक डिपो से मैंने किताबें खरीदी। फिर कानपुर गया, यूनिवर्सल बुक स्टॉल परेड पे भी है और हीर सिनेमा के सामने, हीर पैलेस सिनेमा के सामने भी है। वहाँ गया, वहाँ से मैंने किताबें खरीदी। करीब हफ्ते भर में मैंने सब किताबें इकट्ठी कर ली। बी फॉर बुक्स। अब बैक ईयर पेपर, उस ज़माने में बैक ईयर पेपर जो है कुछ स्टूडेंट्स छपते नहीं थे, कुछ स्टूडेंट्स के हाथ के लिखे हुए नोट साइक्लोस्टाइल होते थे। साइक्लोस्टाइल एक मशीन होती थी जो फोटोकॉपी की तरह ही बड़ी गंदी सी मशीन होती थी, काली कलूटी सी, और उस मशीन में से जो कागज़ निकलता था बड़ा गंदा सा निकलता था। बट मुझे परेड पे कानपुर में मिल गए पुराने साल के पेपर, वो मिल गए, प्रिंटेड नहीं आते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया, वहीं का प्रोडक्ट हूँ, 6 साल रहा हूँ, PhD DPhil किया है वहाँ से। तो लोक सेवा आयोग में एक लड़का नौकरी करता था मुझसे सीनियर, उसने कहा कि पेपर्स मैं दिला दूंगा सारे, और उसने सारे पेपर्स दिला दिए। फोटोकॉपी तो मशीन का आविष्कार ही नहीं हुआ था, थी ही नहीं मशीन, तो उसने पेपर दिला दिए। मैंने 10 दिन बैठ के कॉपी किए उन सारे पेपर्स को, क्योंकि जो मैंने साइक्लोस्टाइल से परेड से लिए थे वो बहुत सारे पेपर पढ़ने लायक नहीं थे। तो फिर आखिरकार उस लड़के की कृपा से, जो मेरा सीनियर था, हिंदू हॉस्टल में रहा था कभी वो, और मेरा सीनियर भी था, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से था वो, लोक सेवा आयोग से उसने जो है पेपर्स दे के, लोक सेवा आयोग में रिकॉर्ड होता था, तो वहाँ से पेपर दे के बहुत लड़के कॉपी करते थे, वहीं बैठे रहते थे, कॉपी करते, कॉपी बेचते भी थे। बट मैंने सोचा कॉपी कर लूँगा तो याद हो जाएंगे, अपने हाथ से कॉपी की। 7-8 दिन 10 दिन रोज़ जाता था लोक सेवा आयोग, कस्तूरबा गांधी मार्ग पर लोक सेवा आयोग के सामने बैठ के, और आराम से सीढ़ियों में बैठ के पेपर नोट करता था। नोट करने के बाद पैलेस थिएटर जाता था, मूवी देखता था और कॉफ़ी पीता था। वहाँ पर फुटपाथ पे बैठ के छोले भटूरे खाता था। पैलेस प्लाजा और तमाम टॉकीज़ों में, निरंजन और सब में मूवी देखा करता था, जो मेरी आदत थी। और ये सब करते हुए मैंने SBB बैक ईयर पेपर पूरे हो गए। अब नोट्स बनाने के लिए अपने घर पर, मैं भरथना में अपने घर पर मैंने नोट्स बनाने शुरू किए। मेरे पास 10 महीने थे, आई हैड 10 मंथ्स ओनली। फुल सिलेबस को मैंने डिवाइड किया तो मैंने ये पाया कि कम से कम मुझे 12 घंटे रोज़ पढ़ना है, तब मेरे नोट्स बनेंगे। कोई बात नहीं, 12 घंटे दूंगा। प्रिंसिपल साहब से बात की, उन्होंने कहा ठीक है मैं छुट्टी दे दूंगा। उन्होंने छुट्टी दे दी। मुझे 10 महीने की तो नहीं मिल सकती थी, लेकिन 2 महीने की दी। कहा 2 महीने में करके दिखाओ कुछ, तब बताएंगे। तो 2 महीने में मैंने उनको इतना वर्क करके दिखाया दैट ही वॉज सो मच प्लीज्ड। उन्होंने कहा लाइब्रेरीज जो मर्जी है किताबें उठा ले जाओ। बहुत किताबें मुझे दी, बहुत सारी मुझे खरीदनी नहीं पड़ी, सारी मैंने धन्यवाद उन्हें वापस की इमीडिएटली जैसे मैं PCS हो गया। और उसके बाद उन्होंने मुझे सुविधा दी कि मेरी ड्यूटी प्रैक्टिकल में लगा दी, कि जहाँ तो प्रैक्टिकल में मुझे ड्यूटी करना होता था। थ्योरी मुझे केवल 2 क्लास दिए और कहा कि तुम कर लो, तुम्हारा नाम हो जाएगा, कॉलेज का नाम हो जाएगा। मेरे साथ ही प्रोफेसर्स ने बहुत साथ दिया। प्रोफेसर JN पांडे जो मेरे आदर्श गुरु हैं, उन्होंने, इसके अलावा 6 प्रोफेसर और थे केमिस्ट्री के, उन्होंने पूरी तरह साथ दिया। वो मुझे बच्चा समझते थे, साथ का कलीग नहीं समझते थे, क्योंकि उनसे मैं पढ़ा था, वो मेरे गुरु थे और मैं गुरुओं प्रति हमेशा सम्मान करता रहा हूँ। उसका सुपरिणाम मुझे ये मिला कि उन्होंने मुझे कम पीरियड दिए टाइम टेबल में और अपने पीरियड ज़्यादा लगाए। बोले तुम निकल जाओगे तो मेरा बच्चा निकल गया, समझो, तुम निकल जाओ। तो केवल मुझे 2 घंटे पढ़ाना होता था, बाकी मैं प्रैक्टिकल लैब में बैठा बैठा पढ़ता रहता था। स्टाफ रूम खोल दिया गया मेरे लिए और मैं सारी चीज़ें पढ़ता था आराम से। पुस्तकें थी मेरे पास, मैं नोट्स बनाता था। बहुत बड़ा योगदान जनता कॉलेज बकेवर का है इसके लिए, मेरे PCS होने के लिए। हालांकि मैं PCS होना नहीं चाहता था, मैं उसी कॉलेज में पढ़ाना चाहता था, एक तरह से मातृ संस्था की सेवा करना चाहता था, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हो या जनता कॉलेज बकेवर की हो, लेकिन दोनों ही जगह नहीं मिल सका था। तो अल्टीमेटली तैयारी करता रहा। सिंपल फार्मूला है SBBNR, सारी बुक्स एज सिलेबस बुक्स, बैक ईयर पेपर्स, नोट्स बनाए, रिवीजन किया, एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम दिया, पास हो गया, कोई समस्या नहीं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, आप कौन सा ओपनिंग स्टॉक लेके व्यापार शुरू करते हैं, इस पर डिपेंड करती है व्यापार की सफलता। ये 10 महीने की तैयारी 10 महीने की नहीं है, 28 साल की तैयारी है, 28 ईयर्स की तैयारी है। मैं 28 साल की उम्र में तैयारी शुरू की मैंने। 10 महीने बाद एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट तो 3 साल बाद आया। तब तक तो 3 एग्ज़ाम दे दिए PCS के। IAS की तो उम्र ही नहीं थी, तीनों में पास हुआ। चौथा MP PCS दिया था, उसमें भी हो गया। पास ना होना क्या होता है मुझे नहीं पता, पास क्यों नहीं होंगे? जब हम पूरी तरह एफर्ट करेंगे तो क्यों नहीं होंगे? हमेशा होंगे। अगर मैंने सोचा मुझे कोचिंग चलानी है तो ईश्वर कृपा कोचिंग भी पास हुई, बाकायदा सक्सेस शुरू हो गई मिलनी। तो उस वक्त मेरी 28 साल की बैकग्राउंड थी, 28 ईयर्स की। वो बैकग्राउंड क्या थी? माता पिता ने बचपन से
मुझे पढ़ने दिया, पढ़ाया, मन लगाया, दुनियादारी सिखाई, संबंध सिखाए कि संबंधों की क्या गरिमा होती है, नाते रिश्ते क्या होते हैं, इंटेग्रिटी क्या होती है जिसको आप सिलेबस में पढ़ते हैं, इंटेग्रिटी क्या होती है, सच्चाई क्या है, ईमानदारी क्या है। फादर ने कभी ट्यूशन नहीं की, कभी भी। अपनी सामान्य सी तनख्वाह में गुजारा करते रहे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस समय 200 रुपये तनख्वाह हुआ करती थी, एंड दैट वाज सफिशिएंट फॉर आवर फैमिली। और ये बात है करीब 1968-69 की। पर्याप्त थी। ट्यूशन नहीं करते थे कभी भी। बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, यूं ही बता दिया करते थे, कोई समस्या नहीं है, बता दें, कभी एक्सपेक्टेशन नहीं करते थे। कोई कुछ लेके भी आए, कुछ भी कि लोग सोचते थे कि एनी हाउ कंपनसेट करें कहीं ना कहीं, नहीं लेते थे कभी। बोले ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है, तुम लोग आते रहो पढ़ने के लिए, वही बहुत है। तो संस्कार यही तो दिए, ये संस्कार दिए जो कि आज मटेरियलिस्टिक दुनिया में किसी की समझ में नहीं आते। लोग ढोंग समझते हैं, लोग झूठ समझते हैं, तमाम बातें, क्योंकि झूठे लोगों को सब झूठ नज़र आता है, जो स्वयं झूठा है वो झूठ नज़र आता है। इसलिए मैं जानता हूँ कि मैं कैसे ब्रॉटअप हुआ। मदर ने सिखाया कि किस तरह से संबंध जो होते हैं उनकी महत्व क्या होता है, रिलेशंस की वैल्यू क्या होती है, बोला कैसे जाता है, कर्टसी क्या होती है। फादर क्रोधी थे, नो डाउट, क्रोध मुझ में भी आया। माता पिता के गुण तो आते ही हैं। वो क्रोधी थे, उन्हें बहुत क्रोध आता था, मुझे भी बहुत क्रोध आता था, लेकिन माता जी उतनी ही शांत प्रकृति की। तो क्रोध के बाद तुरंत शांत हो जाना, ये पिताजी की भी आदत थी और मेरी कुछ और ज़्यादा हुई। इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ, मैंने तनाव नहीं पाले। मैं दुनिया भर के थिंकर्स मैंने पढ़ रखे हैं, सैकड़ों थिंकर पढ़े हुए हैं। सबसे ऊपर के थिंकर मेरे फादर हैं, हर एक के लिए होते हैं नॉर्मली, उसके माता पिता होते हैं। उनकी एक सेइंग मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो मैंने पहले भी कभी की है। वो ये कहते थे कि मैं राजा ना सही, आई एम नॉट ए किंग, बट यू शुड लिव लाइक ए प्रिंस, किंतु तुम्हें राजकुमार की तरह रहना है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेरे जो साथी थे, SL सिंह, शिवलाल सिंह, जो कि टेलीकॉम में, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ऊंचे पद पर सिलेक्शन हुआ था जिनका, IES से, वो जानते हैं मेरे कमरे के बारे में कि मैं कितने अच्छे ढंग से रहता था और कितने ब्यूटीफुल तरीके से अपनी लिविंग रखता था उस टाइम में भी, 1973 से 79 तक। डॉक्टर जावेद अख्तर, वो नहीं जो लिरिक्स लिखते हैं, वो नहीं, डॉक्टर जावेद अख्तर मेरे मित्र हैं, इस समय फेसबुक पर उनसे बहुत साल बाद मुलाकात हुई। वो असीम बनर्जी मेरे मित्र, उस समय जो आते जाते थे मेरे रूम पर, वो ऐसे DD गुप्ता जो कि ट्रेजरी ऑफिसर हुए, वो मेरे कमरे पे आने वालों में से थे, सामने ही रहते थे। वहीं वो रूम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ये वहाँ की धारा है, हवा है। 903 कटरा इलाहाबाद में रहता था और 903 में से मेरे ख्याल से उस समय जितने लड़के रहते थे सब टॉप मोस्ट रैंकिंग पे सेलेक्ट हुए। केवल मैं नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने एग्जाम ही नहीं दिया था। जब तक मैं इलाहाबाद में रहता रहा मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया। मैं उन सब की मजाक बनाता था, सब घूसखोर है, मैं कहता था सब घूसखोर है, ये सरकारी नौकरी में इसलिए जा रहे हैं। आखिरकार मुझे भी आना पड़ा। तो मैंने देखा कि इलाहाबाद का एक कल्चर है इस तरह का कि क्या करना है, IAS करना है। IAS करना एक सामान्य प्रक्रिया है। PCS, IAS, PCS, वो तो बहुत सारे लोगों ने कोचिंग खोल खोल के इलाहाबाद को PCS ओरिएंटेड बना दिया, वरना एक टाइम था कि IAS सिलेक्शन भरपूर हुआ करते थे। इतना PCS ओरिएंटेड बना दिया जिसकी कोई लिमिट नहीं। फिर भी बहुत सिलेक्शन होते हैं PCS में भी और IAS में भी, अन्य विश्वविद्यालयों से। कल्चर है, मिट्टी की गंध है, मिट्टी की खुशबू है, बहता पानी है। IAS होने का ख्वाब इलाहाबाद की गलियों में बह रहा है। कटरा, ममफोर्टगंज, दारागंज और सोबतिया बाग और अल्लाहपुर और ये ममफोर्टगंज और कर्नेलगंज, जो सारा उस सरजमीन ने मेरे अंदर वो गुण पैदा कर दिए जो मेरे अंदर भर्थना में नहीं थे। इटावा में रहते हुए वो गुण पैदा कर दिए। धैर्य, रिसर्च करते हुए केमिस्ट्री ने सिखाया धैर्य। 7 आवर्स का मिनिमम केमिकल रिएक्शन होता था जो मैं लगाता था। 7 आवर्स में बराबर 10-10, 15-15 मिनट पर ब्यूरेट पिपेट से और वो माइक्रो ब्यूरेट्स और सबसे रीडिंग लेनी होती थी। केमिकल काइनेटिक्स मैंने PhD किया था। ये डिफिल डिग्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की और यूनिवर्सिटी जैसी नहीं है जहाँ पर डिग्रियाँ खरीदी जाती हैं। आज मुझे नहीं पता क्या स्थिति है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर भरत सिंह मेरे गाइड थे, डॉक्टर बालकृष्णा सुपर गाइड थे जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। इन विभूतियों के अंडर मैंने कार्य किया है। डॉक्टर वीरेंद्र बहादुर सिंह मेरे सबसे नज़दीकी और केवल 1 साल जूनियर थे, जो अभी DIG से रिटायर हुए हैं। हम लोग केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं।
जितेंद्र सिंह फिजिक्स के प्रोडक्ट हैं जो अभी विशेष सचिव से रिटायर हुए हैं। सीपी पांडे विशेष सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के गवर्नर के विशेष सचिव हैं या रहे हैं, ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से थे। जितेंद्र सिंह फिजिक्स डिपार्टमेंट से थे। ये मित्र मंडली थी, सब के सब IAS PCS हैं, कोई ऐसा है ही नहीं। सब लोग मुझसे कहते थे यार तुम कहाँ रह जा रहे हो IAS PCS। तो मेरे अंदर एक फीलिंग आ गई कि मैं जब चाहूँ बन सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं जब चाहूँ बन जाऊँ। तो उस फीलिंग के तहत जब सोचा तो ये 28 साल का सोशलाइजेशन था। दैट वॉज द सोशलाइजेशन ऑफ 28 ईयर्स। आई वॉज फार अवे फ्रॉम ऑल दिस सिस्टम, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, ये फलाना। ये कहो कि उस ज़माने में, आपके ज़माने में तो होते ही नहीं थे। ये नए नए प्रकार के फल तो आप ही लोगों को केवल अवेलेबल हैं। ये तरह तरह के नए जो प्रिविलेजेस हैं खाली आप ही लोगों को अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। हर ज़माने में रहे, राधा कृष्ण के ज़माने से भी चला आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़माने हमेशा वही हैं। केवल एक बात है, ओरिएंटेशन ही नहीं, बिल्कुल ये दिमाग में नहीं आता था ये सब चीज़ सोचना, कोई माइंड में चीज़ नहीं। बस एक बात है, MSc में टॉप करना है, कुछ भी हो जाए MSc में टॉप करना। वाइफ से कह दिया, आई वॉज मैरिड एट द टाइम, BSc में Part 2 मैरिज हो गई थी। वाइफ से कह दिया मुझे टॉप करना है हर हालत में। उन्होंने कहा ठीक है, फुल कोऑपरेशन जो भी होगा। सुबह उठ के चाय बनाना, फादर की ड्यूटी उन्होंने ली। सुबह उठ के चाय बनाना, 4 बजे जगाना, पढ़ने के लिए प्रेरित करना, नींद का झोंका आ रहा हो तो जगा देना, स्वयं जागते रहना, क्योंकि अगर कोई और सो रहा हो तो अगला इंसान नहीं जाग सकता। तो स्वयं जागते रहना, घर के सारे काम निपटाना, घर पर काम करना, माता पिता की सेवा करना, नानी भी बूढ़ी थी उनकी भी सेवा करना, सारी चीज़ें ये सब करना, और साथ में हमारा पूरा ध्यान रखना। जब मैं छुट्टी में आता था, इलाहाबाद में अकेला रहा हूँ, फैमिली के साथ नहीं रहा। इन सब बातों की तरफ ध्यान ही नहीं था, ना मात्र के लिए। मेरी सीनियर थी, वो बहुत पूछा करती थी कि ये मैरिड हैं, उसको भरोसा नहीं होता था कि इस उम्र में कोई मैरिड होता है। 18 साल की एज में शादी हो गई थी। नो वन थॉट कि मेरी शादी हो गई होगी, मेरे 2 बच्चे भी हैं। उसने मेरे रिसर्च गाइड से पूछा, डॉक्टर भरत सिंह से पूछा कि ये प्रमोद झूठ बोलता है, इसकी शादी हो गई क्या? उन्होंने कहा शादी नहीं, उसके 2 बच्चे भी। तो उसको भरोसा हुआ। तो एक्चुअली दैट वाज अ वेरी डिसेंट एटमॉस्फेयर। दिमाग में कोई कहीं भी कुछ भी कलुष था ही नहीं, कोई ऐसी फीलिंग थी ही नहीं जिसकी वजह से कहीं भटक रहे हों, इसके पीछे भाग रहे हों, इसको पटाना हो, उसको छीनना हो, इसकी गर्लफ्रेंड छीनना है, उसको पटाना है, यहाँ जाना है, ये करना। बस मूवी देखने की हॉबी थी, जब थक गए तो मूवी देखा है, म्यूज़िक सुनना, और कुछ नहीं। देखो बात यह है ना कि ये 28 साल का सोशलाइजेशन है जिसकी वजह से मैं सीधे, जो लोग निकलते हैं पहली बार में, वो चाहे अपनी बड़ाई कितनी भी कर लें कि वो तो एकदम भगवान घर से भेजे गए थे, पहली बार में निकल गए, वो तो कुछ पढ़ते ही नहीं थे, ऐसा नहीं है। ये 28 साल की पढ़ाई है, स्टडी है, रीजन। बिमल चरण लाहा की बुक थी जो मैंने 12th में बिना मतलब के पढ़ी। मैं तो PCM का इंसान हूँ, PCM का छात्र हूँ। बिमल चरण लाहा की ऐतिहासिक भूगोल या भौगोलिक इतिहास ऐसी करके एक किताब थी हिंदी में, वो मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ी अद्भुत लगी। 12th में मुझे क्या जरूरत थी पढ़ने की, उसे मैंने वो पढ़ी। कालिदास के सारे उपन्यास पढ़ डाले। संस्कृत इंग्लिश में थे, संस्कृत इंग्लिश और उर्दू में थे। उस समय उर्दू मुझे नहीं आती थी, तो वो सारे नॉवेल्स कालिदास के जितने भी थे, ऐसी भवभूति के और नल दमयंती काव्य, और इसी प्रकार से बाण भट्ट की कादम्बरी, हर्षचरित, और तमाम नागानंद, रत्नावली। जब मैंने PCS में इनके नाम पढ़े तो ये तो मुझे याद थे पहले से, मैंने तो पढ़े थे, रियल ग्रंथ पढ़ रखे थे। मुझे तो थीम भी पता थी कि इनमें क्या है, इनके पात्र पता थे मुझे। पाणिनि का व्याकरण चाहे जितना कठिन हो, मैंने BSc में पढ़ा। क्यों पढ़ा? अरे फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म कर ली फटाफट, 6 घंटे पढ़ के जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया। बाकी टाइम में अलमारियाँ भरी पड़ी हैं। 9 अलमिराज वर देयर इन माई लाइब्रेरी। फादर की 3 सब्जेक्ट में वो PG थे, इतनी सारी किताबें भरी थी, उन्हीं में किताबी कीड़े की तरह घुसे रहना, ये मेरी आदत थी। ना दोस्त ना यार, सिनेमा अकेले देखा, हमेशा हमेशा अकेले देखा, कोई यारी दोस्ती नहीं किसी से। तो ये एक्चुअली दिस इज द टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। आई वॉज aloof बट नॉट alone. I enjoyed my company. I am my best friend still. I am my best friend. Then I was also my best friend. मैं ही अपना मित्र था। ये सब परिचित थे, मित्र कहें भले ही, लेकिन सच्चा मित्र तो वही जो कभी साथ नहीं छोड़ता, वो मैं हूं, मेरी आत्मा है। तो इस माहौल में इतना सब पढ़ लिया, इंटरेस्ट से पढ़ लिया, बड़ा मज़ा आता था पढ़ने में, तमाम सारी चीज़ें। कभी कभी कुछ रेस्ट्रिक्टेड चीज़ें पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था,
उनमें से एक था गीत गोविंद जयदेव का। फादर ने कहा मत पढ़ना, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई, 10th में पढ़ता तब की बात है। उन्होंने कहा अभी मत पढ़ना, बस ये सुना तो कहा अब तो जरूर पढ़ना। उम्र नहीं हुई इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसके अंदर कुछ तो ऐसा मसाला है कि जो मुझे नहीं देखना चाहिए, तो जरूर देखूंगा। गीत गोविंद पढ़ रहा था, खाक समझ में नहीं आया, प्योर संस्कृत में था, ट्रांसलेशन था नहीं। 10th में संस्कृत इतनी मजबूत नहीं हुई थी, मैंने 10th तक पढ़ी है संस्कृत, लेकिन इतनी नहीं कि गीत गोविंद पढ़ लेता। ये तो बाद में मैंने प्रथमा मध्यमा उत्तमा शास्त्री की डिग्रियां ली हैं टंकारा विश्वविद्यालय गुजरात से, तो बाकायदा मैं नाम के आगे शास्त्री भी लिख सकता हूँ। तो तब संस्कृत इतनी प्रबल हुई, जब सारे वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ ली, तब जाके हुई, लेकिन उस वक्त नहीं थी। तो उसको पढ़ा समझ में नहीं आया, रखे रहा मैं कि आगे मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे जरूर। इसी बीच में चर्चा आई कि लोलिता और लेडी चैटरलीज लवर फलाना ढिमाका, ये बैन किताबें थी, ये भी पढ़ डाली। मौका पाते ही इलाहाबाद में खरीद ली, यूनिवर्सल बुक स्टॉल से जाके खरीद ली और पढ़ डाली। लगा अरे ऐसा कुछ नहीं है, एक मैरिड लड़के के लिए जो हालिया शादी हुई ऐसा कुछ एरोटिक नहीं था, ऐसा कुछ नथिंग लाइक दैट। तो ज्ञान की कोई चीज़ नहीं छोड़ी। एक बार रेडियो ठीक से नहीं बज रहा था तो एंटीना लगाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, एंटीना बाहर लगता था, बहुत लंबा एंटीना लगाना पड़ता, तार खींचना पड़ता। यूनिवर्सल बुक स्टॉल गए इलाहाबाद में सिविल लाइन्स में, एंटीना पर किताब चाहिए, उसने एक किताब दी, अभी भी मुझे याद है, हेलमैन करके एक राइटर था, उसकी उसने एंटीना पर किताब दी। यागी एंटीना और तमाम तरह के एंटीना उसमें वर्णन थे, उस समय टीवी नहीं आया था, तो यागी एंटीना वगैरह तो पता ही नहीं था होता क्या है। और उसके बाद जो है उसमें एंटीना बहुत सारे चीज़ें दी थी, तो उनके आधार पर एंटीना बनाया, तार लाके और ये सब करके। इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी हॉबी है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री नहीं ली, लेकिन बहुत अच्छी हॉबी है मेरी। मैंने एंटीना बनाया, एक छोटा सा पीसीबी भी बनाना था, ट्रांजिस्टराइज सर्किट था, उसका डिटेक्टर सर्किट था एक, वो भी बनाया, बना के जोड़ा। बड़ा आनंद आया जब रेडियो की वॉइस साफ आई, एकदम दूर दूर के स्टेशन कैच करने लगा। तो ये ब्लिस मैंने लाइफ में हमेशा महसूस किया। इन ब्लिस के आगे मुझे इंसानी ब्लिस की ज़रूरत नहीं है, मेरा अपना ब्लिस है। जब मैं सर्किट बनाता था, एम्पलीफायर मैंने खुद बनाया, 4+4 वाट का अपने आप बनाया। आईसी हुआ करती थी उस समय 741, उसी समय आई थी 555 एक आईसी थी, एक 741 थी, ये मुझे अभी भी याद है सारी। वो सब सर्किट बनाना पूरा, इलाहाबाद में कर्नलगंज के चौराहे पे सारा पार्ट मिलते थे इनके, वो पार्ट वहाँ से खरीदना, फिर सोल्डरिंग करना, बनाना और वो सब करना, हाथ जल जाना, धुआं उठना, वो सोल्डर की खुशबू, उसे मैं खुशबू कहता हूँ, वो सब। और उसके बाद जब सर्किट में तार लगा के जब स्पीकर जोड़ा जाता था और जब उसको रेडियो से जोड़ते, एक ही सोर्स होता था रेडियो, टेप रिकॉर्डर भी खरीद लिया था बाद में, तो उससे जोड़ना, फिर वो तेज़ आवाज़ आना और फिर वो बढ़िया धमाकेदार आवाज़ें सुनना, तो वो एक अद्भुत अनुभव था अपने आप में। दैट वॉज ए क्रिएशन, दिस वॉज द टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। आप अपने जीवन का विश्लेषण करिए। ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं कि सबके जीवन में तो ही वो सिलेक्ट होता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे सेलेक्ट होने में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई, क्योंकि मेरी तो आदत थी, किताबी कीड़ा किताबों में रहेगा, उससे ज़्यादा खुशी कहाँ मिलेगी उसे। और किताबें मिल गई और खुशी मिल गई। अब तो इतिहास, भूगोल और संविधान और पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी और सारा चीज़ों की किताबें खरीदी तो मज़ा आ गया। इतनी किताबें, मुझे पता है जब मैं पहले दिन किताबें सारी इकट्ठी की मैंने, कानपुर और लखनऊ, मेरठ और कहाँ से, सब जगह से, तो मेरे पास उस समय करीब करीब लिस्ट बनी हुई है अभी भी। एट दैट टाइम आई हैड अप्रोक्सीमेटली 350 बुक्स। आज की डेट में 10,000 किताबें, 350 बुक्स मेरे पास हुई एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। हमने पूरी लिस्ट बनाई, उसमें लिखा कि मुझे कौन सी किताब कब पढ़नी है, पूरी डायरी बनी हुई उसी टाइम की, मुझे कब क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं मैं आपसे कह रहा कि आप 350 बुक्स लें, बिकॉज मेरे लिए गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था। मुझे जो पूछना था किताबों से पूछना था। आप तो इंटरनेट से पूछ लोगे, आप लोग तो बहुत से लोग कोचिंग में पढ़ रहे हो, गुरुजी कुछ तो बताएंगे आपको। मेरे पास कोई गुरु नहीं था, इसलिए तो मैं अपना गुरु हूँ। तो इसलिए मैंने उन किताबों को मैंने पूरा पढ़ा और फिर सोचा कि मुझे क्या करना है। मेरी रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट है। आज यहाँ जिंदगी का आर्टिकल एक मैं पढ़ रहा था, क्लास में मैंने पढ़ा, हार्डली मुझे 30 मिनट 35 सेकेंड 30 या 35 सेकेंड लगे। 2 पेज पूरे मैंने पढ़ के पूरा जिस्ट बताया स्टूडेंट्स को और कहा कि ऐसे पढ़ा जाता है। टेक्निक ऑफ स्टडी, टेक्निक ऑफ रीडिंग, देन टेक्निक ऑफ स्टडी, टेक्निक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। बच के कहाँ जाएगा कॉम्प्रिहेंशन, जो टेक्निक मैं बताता हूँ, आगे बताऊँगा आपको भी, लेकिन मेहनत तो आपको करनी है। आई वॉज लेबोरियस, उस लेबर में खाना पीना भूल जाता था, और भी जो क्रियाएं होती हैं वो भूल जाता था। कहीं जाना है, किसी से मिलना है, किसी से बात करना है, कुछ नथिंग, कुछ नहीं। और फिर मुझे बेचैनी होती है जब मुझे पढ़ने का टाइम होता है, जैसे आजकल योग का या पढ़ने का वीडियो का टाइम होता है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपकी कॉल नहीं अटेंड करता, 4 to 5 ही अटेंड करता हूँ, बाकी टाइम में नहीं करता।
तो आपके अंदर लगन चाहिए। जो लगन 28 साल से जनरेट हुई थी मेरे अंदर, उस लगन का परिणाम था कि मैंने तैयारी की, SBBNR फार्मूला अपनाया और सेलेक्ट हो गया। मुझे तो ये आश्चर्य थोड़ी है कोई कि मैं ये कहूँगा अरे ये कैसे हो गया, नहीं, आई न्यू के आई विल बी डेफिनेटली। इसमें कोई एग्जेगरेशन नहीं है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई तुक्का लगा होता तो एक बार लगा होता, 4 बार थोड़ी लगा होता, चारों बार सिलेक्शन हुआ है। और ऐसे में हर बार 85% से लगभग आसपास ही मार्क्स आए, कभी 84, कभी 86, कभी 87%, इतने परसेंट मार्क्स हमेशा आए। ऐसे ही मुझे विन कराता रहा हमेशा। मैं जिन दिनों में PCS दे रहा था, मेरे फेसबुक को पड़ा हुआ है निबंध, केंद्र राज्य संबंध, प्रतियोगिता दर्पण में छपा था। उन दिनों में प्रतियोगिता दर्पण में लिखा करता था, प्रतियोगिता दर्पण हाल ही शुरू हुई थी, उसमें मैं लिखता था। 75 रुपीज़ एक आर्टिकल के मिलते थे मुझे। नवनीत के 20 रुपये मिलते थे, नवनीत में जब छपता था। कादम्बनी के 15 रुपये मिलते थे जब कोई आर्टिकल छपता था, लेकिन दर्पण वाले 70 रुपीज़ देते थे। तो मैंने अंधाधुंध आर्टिकल लिखे, भूगोल के बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं। उस महीने जबकि PCS का एग्जाम होने वाला था, उस महीने प्रतियोगिता दर्पण में मेरा निबंध छपा हुआ, मेरा ही लिखा हुआ आर्टिकल छपा हुआ है, केंद्र राज्य संबंध। जब मैं एग्जाम दे के निकला तो लड़के कह रहे थे, सबसे आपस में पूछते ही जैसे भाई तुमने कौन सा निबंध लिखा, तुमने, सब कह रहे थे मैंने केंद्र राज्य संबंध लिखा, इस बार तो बहुत अच्छा आया है प्रतियोगिता दर्पण में, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। वही लिखा हमने। आउट था, पहले मैं छप चुका था मेरा निबंध और एग्जाम में रखा हुआ था वही निबंध। लड़कों ने पूछा हमसे तुमने कौन सा लिखा, हमने कहा हमने केंद्र राज्य संबंध नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता था तुम लोग वो लिखोगे। बोले तुम्हें कैसे पता था, हमने वो हम ही ने लिखा, प्रमोद कुमार दीक्षित हम ही। अब तो सब लोग एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि भाई तो आप इतने साल से लिख रहे हैं। हमने कहा मैं इतने साल से लिख रहा हूँ। प्रगति मंजूषा चलती थी, उसमें लिखता था, दर्पण में लिखता था, साइंस टुडे में लिखता था, साइंस रिपोर्टर में लिखता था, और विज्ञान प्रगति में लिखता था। तमाम मैगजीनों में लिखा है मैंने बराबर। तो मैं तो राइटर था, लिखता था। अमर उजाला में लिखा है 2 महीने कंटिन्यूसली, दैनिक जागरण में लिखा है, धर्मयुग, कादम्बनी, नवनीत, इलस्ट्रेटेड वीकली, अमर उजाला, अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब में आर्टिकल छपे हुए। 500 से ज़्यादा आर्टिकल हो गए थे उस टाइम तक, 2 साल के अंदर अंदर। तो लिखने की आदत थी, निबंध लिखने में क्या जाता है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो आप लोग पूछते हो मुझसे बार बार, तब मैंने ये वीडियो बनाया। मेरे बहुत सारे वीडियोज आपके ऑन डिमांड ही होते हैं। जब आप मुझसे पूछते हैं, आप लोगों में करीब 30-40 लोगों ने ये पूछ रखा है कि सर आप ये तो बताइए कि लगातार 4 बार PCS सिलेक्शन का कुछ राज तो बताइए। तो हम मजाक में यही कहते हैं उन लोगों से कि राज तो लोग उनका जानने को इच्छुक हैं जो वीडियो बनाते हैं कि मैं फेल कैसे हुआ। नेट पे एक वीडियो मौजूद है, मैं फेल क्यों हुआ IAS में, उसको 20 हज़ार लोगों ने देख रखा। मेरा वीडियो तो यही 200-300-400 लोग देखेंगे। इसका मतलब फेल वाले तो हैं ही 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, और पास होने वाले तो थोड़े हैं। नेचुरली अपनी अपनी ऑडियंस है। मेरी ऑडियंस पास होने वाली है और बाकी की ऑडियंस फेल होने वाली है। तो डेफिनेटली जब आप सोचिए कि जब आप ये वीडियो लाइक कर रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं कि मैं फेल कैसे हुआ, तो आपका अप्रोच क्या है, यू आर सुपर नेगेटिव अप्रोच। तो इसलिए अप्रोच अगर पॉजिटिव होता है तभी कोई देखता है कि मैं पास कैसे हुआ, वो स्टोरी देखता है और अपने गुण डेवलप करने की कोशिश करता है। जो फेल कैसे हुआ वो 3 साल पहले, 4 साल पहले वीडियो अपलोड करके चला गया, आपने एक बार भी उससे नहीं पूछा नीचे कमेंट्स में कि तो सर आपने जब पता लगा लिया कि आप फेल क्यों हुए, तो आगे वाले सालों में क्या रहा आपका रिजल्ट, आप पास क्यों नहीं हुए। तीनों एनालिसिस तो दे दीजिए कम से कम, कि उसके बाद 3 बार एग्जाम हो चुका है, कम से कम तीनों एनालिसिस दे दीजिए। मेरा इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं है, नाइदर आई एम नॉट फीलिंग सॉरी फॉर दैट, बिकॉज पीपल आर चीटिंग यू। गलत बातें बता के आपको चीट कर रहे हैं। मेरा काम है कि अपने व्यूअर्स को चीटिंग से बचाना, जिससे कि लोग आपको चीट ना करें। प्रॉपर चीज़ें पढ़िए। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप PCS की IAS की तैयारी करें, आप अश्लील साहित्य पढ़ें। ये सब अश्लील साहित्य है, अश्लील वीडियोस हैं, ये ऑब्सीन है, अश्लीलता से भी ज़्यादा हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं, जो आपको गलत गाइडेंस देते हैं। इसलिए अब ये सारी बात बताने के बाद आपके मन में एक चीज़ आ गई होगी कि सर आपने तो बहुत मेहनत की है और आपका तो बड़ा अनुभव था, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो हो ही नहीं पाऊंगा। नो, डोंट बी डिमोरलाइज, स्टार्ट राइट नाउ। अपने पिछली गलतियां धो डालिए, अभी स्टार्ट कर दीजिए। मैं चेक पॉइंट भेजता हूं सभी को। जैसे ही आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं मेरा, मैं चेक पॉइंट भेजता हूं और एक लंबा मैसेज भेजता हूं जिसमें बहुत सारे लिंक हैं। उन चेक पॉइंट्स पे अमल करना शुरू कर दीजिए, अपना व्यक्तित्व निर्माण करिए। जब तक याद रखिए व्यक्तित्व नहीं बनेगा, सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि नहीं तो लास्ट में रह जाएंगे। रिटन एग्जाम इज ए रिटन इंटरव्यू। एग्जाम जो होता है मेंस का, रिटन इंटरव्यू होता है, आपकी पर्सनैलिटी पता लगती है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे। चेक पॉइंट्स के आधार पर कमियाँ दूर करिए,
हाँ, अगर आप कमियां दूर नहीं कर पाएंगे तो मैं गारंटीज कहता हूं कि नहीं हो पाएंगे, मैं बिल्कुल कहता हूं नहीं हो पाएंगे। कोई इफ बट नहीं है, कोई भगवान का चमत्कार नहीं है। कमियां दूर करिए। जब तक कमियां दूर नहीं करेंगे, आलस्य दूर नहीं करेंगे, एकांत नहीं होगा आपका, यारी दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, ईगोइस्टिक फीलिंग नहीं छोड़ेंगे, वैर भाव नहीं छोड़ेंगे, दुश्मनी हॉस्टिलिटी नहीं छोड़ेंगे, जातिवादी बने रहेंगे, संप्रदाय से जुड़े रहेंगे, पॉलिटिक्स से जुड़े रहेंगे और तमाम जेंडर कमेंट्स करते रहेंगे कि गर्ल्स ऐसी होती हैं और बॉयज़ ऐसे होते हैं, ऐसी बातें करते रहेंगे, ये सब आपकी पर्सनैलिटी को नेगेटिव बनाता है। आप तो भुन रहे हैं उन्हीं बातों में। इन सब भुनावट से दूर निकलिए। यू आर नॉट टू बी रोस्टेड हियर इन द सोसाइटी, यू आर हियर फॉर गेटिंग सेलेक्टेड। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक इट पॉजिटिवली। और कोई शंका हो तो उसमें पूछें, ज़रूर बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।